नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम खबर नहीं है। हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प घटना की, जिसे हम कॉकरोच फिनोमिनन कह सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारी संस्थाओं की भाषा, मीडिया की फ्रेमिंग और आजकल का जो वायरल इंटरनेट कल्चर है, वो आपस में टकराते हैं। ये कहानी है एक पूरी पीढ़ी के गुस्से की और उसे जाहिर करने के उनके एकदम नए डिजिटल तरीके की। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या ये मुमकिन है कि अदालत के अंदर बोला गया महज एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, बाहर आकर महज 3 दिनों के अंदर 80,000 लोगों के एक बड़े राजनीतिक आंदोलन की वजह बन जाए? आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य रहस्य यही है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण सा बयान इंटरनेट पर जंगल की आग की तरफ फैल गया। तो इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले हम मीडिया फ्रेमिंग की ताकत समझेंगे, फिर उस विवादास्पद अदालती टिप्पणी पर बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे एक डिजिटल पार्टी का जन्म हुआ, क्या ये सिर्फ व्यंग्य है या प्रोपेगेंडा, और आखिर में बात करेंगे एल्गोरिदम और जेन ज़ेड की राजनीति की। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। मीडिया फ्रेमिंग की ताकत, आखिर ये चीज क्या है और इसके मायने क्या है? देखिए, अकादमिक रिसर्च हमें बहुत साफ तौर पर बताती है कि शब्द कभी भी सिर्फ शब्द नहीं होते, खासकर जब वो बड़े नेताओं या मीडिया द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। असल में ये एक बहुत ही पावरफुल टूल होते हैं, एक रणनीतिक हथियार जिनका इस्तेमाल पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत को अपने हिसाब से ढालने और समाज के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदलने के लिए किया जा सकता है। इसे ऐसे समझिए, जब भी सार्वजनिक बहसों में इंसानों के लिए झुंड, बाढ़, घुसपैठिए या परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है ना, तो ये कोई गलती नहीं होती। इंटरनेट के एल्गोरिदम इन अमानवीय शब्दों को बहुत तेजी से वायरल कर देते हैं और फिर देखते ही देखते हमारी रोजमर्रा की बातचीत एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाती है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, एक विवादास्पद अदालती टिप्पणी। यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरे मामले को भड़काया। लेकिन उस टिप्पणी को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जरा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या के इस ऐतिहासिक विस्तार को देखिए। 1950 में हमारे पास सिर्फ 8 जज थे। जैसे जैसे देश बढ़ा, जरूरतें बढ़ीं और अनुमान है कि 2026 तक ये संख्या 38 हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि जजों की संख्या बढ़ाने की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है, तो इसका जवाब है ये अविश्वसनीय आंकड़ा, 4 करोड़। जी हाँ, हमारी निचली अदालतों में लगभग 4 करोड़ मामले पेंडिंग हैं। जाहिर है इस स्थिति ने हमारी न्यायपालिका पर एक बहुत ही भारी और तनावपूर्ण दबाव बना दिया है। और इसी भारी दबाव वाले माहौल के बीच कोर्टरूम में एक टिप्पणी की गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जो आरटीआई या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनकर सब पर हमला करने लगते हैं। अब आप खुद सोचिए, सिस्टम से पहले ही परेशान और थके हुए आम नागरिकों को जब ये सुनने को मिला तो उनका क्या रिएक्शन हुआ होगा? इसने सीधे उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। हालांकि जैसे ही विवाद बढ़ा, चीफ जस्टिस की तरफ से तुरंत एक स्पष्टीकरण भी आ गया। उन्होंने साफ किया कि उनका इशारा देश के युवाओं की तरफ नहीं, बल्कि उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री के साथ वकालत जैसे पेशे में आ गए हैं। पर ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि आज का ये फास्ट फॉरवर्ड डिजिटल मीडिया कितनी आसानी से किसी भी कानूनी बात को उसके असली संदर्भ से पूरी तरह अलग कर सकता है। स्पष्टीकरण तो आ गया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चैप्टर, एक डिजिटल पार्टी का जन्म। इंटरनेट की दुनिया का रिएक्शन बहुत तेज और एकदम अलग था। कॉकरोच शब्द को युवाओं ने मजाक मजाक में अपना लिया। एक 30 साल के पीआर स्टूडेंट अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम से एक ग्रुप बना दिया। और आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 72 घंटों में इस ग्रुप से 80,000 लोग जुड़ गए और देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर इनके लगभग 18 लाख फॉलोअर्स हो गए। अब जरा इस पार्टी की सदस्यता की शर्तें सुनिए, आपको सच में मजा आ जाएगा। इस पार्टी में शामिल होने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है। आपको इतना आलसी होना चाहिए कि आप प्रोडक्टिविटी वाली रील्स से दूर रहें, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहें और सबसे अहम, सिस्टम से आप पूरी तरह से थके हुए हों। ये बहुत ही धारदार और कमाल का सेल्फ डिप्रेसिंग व्यंग्य था जिसने आजकल की परेशान युवा पीढ़ी से सीधा कनेक्ट कर लिया।
लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इन मीम्स और मजाक के पीछे ना एक बहुत ही सीरियस घोषणा पत्र छिपा हुआ है। जरा इनकी मांगे देखिए। कैबिनेट में महिलाओं को 50% आरक्षण, दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन, और तो और गोदी मीडिया की जांच। मजाक की आड़ में ये लोग बहुत ही गहरी और स्ट्रक्चरल राजनीतिक बदलाव की मांग कर रहे थे। और इसी वजह से हम अपने चौथे सवाल पर आते हैं। आखिर एक कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? ये सिर्फ एक व्यंग्य है या फिर कोई सोची समझी राजनीतिक साजिश? इस ग्रुप के इतनी तेजी से वायरल होने के बाद मीडिया पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ के न्यूज आउटलेट्स इसे युवाओं का एक एकदम नेचुरल विरोध और शानदार व्यंग्य मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मीडिया हाउसेस इसे पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा और किसी राजनीतिक आईटी सेल का ऑपरेशन बता रहे हैं। एक ही घटना, लेकिन नजरिए बिल्कुल अलग अलग। चलिए पहले राजनीतिक साजिश वाले एंगल को समझते हैं। इस नजरिए को मानने वालों का तर्क है कि इसके संस्थापक अभिजीत दिपके पहले आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर रह चुके हैं, और अगर आप उनके घोषणा पत्र को ध्यान से देखें तो वो कुछ खास राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे से मेल खाता है। उनका मानना है कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि जेन जेड वाले मीम्स की आड़ में चलाया जा रहा एक प्रॉपर एंटी एस्टैब्लिशमेंट अभियान है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो लोग इसे एक नागरिक आंदोलन मानते हैं, उनका कहना है कि ये बेरोजगारी और नीट जैसे परीक्षा घोटालों से निराश युवाओं का अपनी भड़ास निकालने का एक तरीका है। इन युवाओं ने एक अपमानजनक शब्द को अपनी ताकत बना लिया। यहाँ तक कि इस आंदोलन से प्रेरित होकर बहुत से युवाओं ने मैं एक कॉकरोच हूं के बोर्ड पकड़कर सड़कों पर उतरकर बाकायदा सफाई अभियान भी चलाए हैं। इस पूरी चर्चा के बाद अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, एल्गोरिदम और जेन जेड की राजनीति। ये पूरी घटना हमें आधुनिक दौर के एक्टिविज्म के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, एक दौर था जब भगत सिंह जैसी ऐतिहासिक हस्तियां अपने विद्रोह की नींव गहरी पढ़ाई और वैचारिक संगठन पर रखती थीं। लेकिन आज का जो विरोध है वो 24 घंटे चलने वाले सोशल मीडिया के आउटरीच और एल्गोरिदम के चक्र में फंस गया है, जिसे बस तुरंत देखा और कंज्यूम किया जाता है। तो जाते जाते ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक बहुत ही गंभीर और अहम सवाल छोड़ जाता है। क्या आज की इस जनरेशन के लिए एल्गोरिदम वाले व्यंग और ये डिजिटल मीम्स ही सच्चे राजनीतिक प्रतिरोध का नया रूप बन गए हैं? क्या जमीनी स्तर पर होने वाले बदलाव की जगह अब पूरी तरह से इंटरनेट की मीम्स ने ले ली है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।